नई बहू लाई दहेज में जादुई बच्चे। करिश्मा एक गरीब असहाय अनाथ लड़की थी जो अपना पेट पालने के लिए शामू नाम के आदमी के साथ काम करके उसके ठेले पर आए ग्राहकों को संभालती थी। पैसों के बदले में वो शामू से खाना लेकर घर की ओर बढ़ती है, जहां सुनसान रास्ते पर उसका प्रेमी पार्थ आकर कहता है, करिश्मा कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। वैसे हमारी शादी का क्या हुआ? बात की तुमने अपनी मम्मी से? करिश्मा माँ से बात तो की है, पर माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही है क्योंकि तुम गरीब हो, दहेज वगैरह की बात कर रही है। पर मैंने भी माँ से कह दिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे प्यार मत करो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। करिश्मा, माँ को जो चाहिए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। और तुम बहुत अच्छी हो और काफी हो, तुम मुझे अच्छे से घर संभाल लोगी, मैं जानता हूँ, परेशान मत हो। ये कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और करिश्मा भी आगे चलने लगती है कि उसे 3 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहां मिलते हैं। तभी करिश्मा कहती है, क्या हुआ? इतने प्यारे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी दीदी, मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को भी बहुत भूख लग रही है। हमने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी छोटी बहन बहुत रो रही है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है भैया, पता आना है। हले हले हले, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तो बहुत क्यूट है और तुम दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हो। तुम्हें भूख लग रही है ना? ऐसा करो, ये खा लो, बहुत अच्छी आलू पूड़ी है इसमें। हाँ दीदी, ये तो हमें बहुत पसंद है। करिश्मा के कहते ही तीनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी करिश्मा पार्थ की बातों को सोचकर आंसू बहा रही होती है। ये देखकर चिंटू कहता है, अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा चिंटू। अरे दीदी, थोड़ा सा तो बता दो, क्या हुआ है? वो मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी शादी जरूर होगी। पर कैसे? तभी चिंटू जादुई रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। फिर मिंटू जादू से हीरे की बरसात करता है। फिर किट्टू अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने प्रकट करती है। ये देखकर करिश्मा हैरानी से कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम तीनों तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और ये सब जादू कैसे कर रहे हो? सोना, हीरे, इतना सारा खाना। फिर तुमने मुझसे खाना क्यों मांगा? दरअसल हम यहाँ पर किसी नेकदिल जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए थे, पर कैसे और किसकी करें ये समझ नहीं आया। इसलिए हमने सोचा जो हमें खाना खिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे। इसलिए आप अपने ससुराल वालों को कह दीजिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए अब हम 3 बच्चे उनकी मांग पूरी करेंगे। इससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। क्या सच में? तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। ठीक है, मैं भी पार्थ से बात करती हूँ। आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने जो ये सब खाना दिया है उसमें से थोड़ा मैं लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल, ये सारा सोना और हीरा भी आपका ही है। आप इनका कुछ भी करिए, हम आपको और दे सकते हैं क्योंकि हम 3 जादुई बच्चे हैं। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से सारे सोने और हीरे को अलग अलग पोटली में बांध लेती है और खाने को गरीब बच्चों और लोगों को खिला देती है। जिसके पश्चात वो तीनों जादुई बच्चे उसके साथ घर लौटते हैं और जादू से वो और उसकी माँ खाना खाते हैं। अगले दिन करिश्मा सज धज कर पार्थ और सुमन से अपने रिश्ते की बात करती है। साथ ही उन तीनों जादुई बच्चे के बारे में बताती है। लालच के मारे सुमन पार्थ और करिश्मा की शादी धूमधाम से करा देती है, जिसमें नई बहू दहेज में 3 जादुई बच्चों के साथ गृह प्रवेश करती है। देखो, मैंने तो तुम्हारी बात मानकर शादी करा दिया, अब तुम इन 3 बच्चों का जादू दिखाओ मुझे। माँ जी, मेरे जेवर देखिए, सोने और हीरे से जड़े हैं। चिंटू मिंटू की वजह से हुआ है और शादी में जो आपने खाना खाया था वो सारा खाना किट्टू की वजह से आया है। चिंटू, मिंटू, किट्टू, क्या एक बार तुम माँ जी के सामने अपनी जादू का प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ दीदी, आंटी मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। तभी किट्टू के हाथ से एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते हैं। ये देखकर बुढ़िया के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो लपक कर खाने लगती है। क्या खाना है, एकदम मजेदार। आहा। करिश्मा, आखिरकार तुम्हारा जादू माँ पर चल ही गया। ये सब मैंने नहीं, चिंटू मिंटू किट्टू ने किया है। शुक्रिया तुम तीनों बच्चों का। कोई बात नहीं दीदी। तभी खाना खाते खाते सुमन एक जोर का विस्फोटक पाद मारती है।
उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और महेश कहता है, अरे भगवान, जब तुम्हें हजम नहीं होता तो इतना सारा खाना लपड़ सपड़ कर खाने की क्या जरूरत है? इतना सारा खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए टूट पड़ी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बापूजी। हाय सासू माँ जी, आपने बहुत जोर का छोड़ा है। चिंटू मिंटू, क्या तुम इस बदबू को हटा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तभी चिंटू अपने जादू से पूरे घर में खुशबूदार फूलों की बरसात कर देता है, जिससे पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, रईस के घर की तरह, जैसे किसी ने महंगे वाला परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो तो है, अब मेरी बारी। ये कहकर चिंटू मिंटू अपने जादू से सोने के सिक्के और ढेर सारे हीरे की बरसात कर देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कमाल हो गया, इतने सारे चमचमाते हीरे तो मैंने कभी नहीं देखे। बहू, तुम इन बच्चों को दहेज में लाई हो अपने साथ, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब हमारे हैं ना? जी बापूजी। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, अब जाकर हम यहाँ हैं और तुम तीनों बच्चे उस वाले कमरे में रहने चले जाओ जो सामने है। ठीक है आंटी। ये सुनकर पार्थ और करिश्मा अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंटू मिंटू किट्टू भी। वहीं लालची सुमन उन सोने के सिक्कों को बेड पर फैलाकर महारानी की तरह लेट जाती है और महेश उन हीरों को हाथ में लेकर घूमता रहता है और उस खाने को भी कमरे में रख देता है। वक्त गुजरता है, बड़े प्यार से सुमन करिश्मा के साथ पेश आती है। एक दिन सुमन मिंटू से कहती है, ए बच्चे, घर में कितनी सारी गंदगी हो रही है, जाले लगे हैं, सफेदी खराब है, कुछ भी नहीं चमक रहा। क्या तुम अपनी जादू से ये सब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मिंटू के एक चुटकी बजाते ही घर के जाले साफ हो जाते हैं, दीवार का पेंट बदल जाता है, पूरा घर चमकने लगता है। ये देखकर बड़ा सा मुंह खोलकर सुमन कहती है, तुम तो सच में कमाल हो, बड़ा अच्छा जादू आता है तुम तीनों बच्चे को। वो तो है। तभी घर के द्वार पर एक भिखारन खाना मांगती है, जिसे सुमन डांट कर भगा रही थी। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? किट्टू मिंटू, अगर हम चले गए तो ये करिश्मा का जीना हराम कर देंगे। हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबक सिखाओ, मैं उन आंटी को खाना खिलाती हूँ। तभी वो बच्ची जादू से बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और करिश्मा को इशारा कर देती है। फिर करिश्मा उसे अंदर लाकर खाने को कहती है। वहीं चिंटू मिंटू सुमन को हवा में बार बार पटकते हैं तो कभी पंखे पर लटका कर कहते हैं, आंटी जी, कभी भी एक गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको वैसे ही अपमान आपने करिश्मा का किया था। अगर हमारे जाने के बाद आपने उसके साथ ऐसा किया तो हम यही सब करेंगे आपके साथ। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। शुक्रिया चिंटू मिंटू किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो तीनों बच्चे करिश्मा को ढेर सारा सोना, हीरे और खाना देकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपनी बहू का सम्मान करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है। माँ, कहाँ पर हो आप? जरा यहाँ पर आओ। देखो, आपकी सौतेली बेटी ने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। क्या इसे मुझसे कोई दुश्मनी है? क्यों रे, तुझसे मेरी बेटी रेशमा के कपड़े नहीं धोए गए? क्या तेरे हाथ टूट जाते हैं या तेरे हाथ घिस जाते हैं? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? भला मैं रेशमा के कपड़े क्यों नहीं धोऊंगी? क्योंकि तू मुझसे जलती है। माँ मुझे प्यार करती है और तुझे नहीं। तू माँ की सौतेली बेटी है। रेशमा की बात सुनते ही रेखा नंदिनी के मुंह पर चाटा मारती है और कहती है, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी के कपड़े नहीं धोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा अपनी बेटी रेशमा को वहां से ले जाती है, जिसके बाद बेचारी नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन वहां पर आते हैं। अरे बेटी, अरे क्या हुआ? अरे रो काहे रही हो? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। मैं सब जानता हूँ बेटी, तेरे मुंह पर छपा हुआ ये तमाचे का निशान मुझे सब कुछ बता रहा है। लखन की बात सुनते ही बेचारी नंदिनी और जोर से रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। मैं आज तक उस घड़ी को बहुत कोसता हूँ जब मेरी रेखा से शादी हुई थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुझे एक माँ का प्यार मिल जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसा ना बोलिए। रेखा माँ मेरी माँ है और रेशमा मेरी बहन है। मैं उन्हें दिल से अपनी माँ और बहन मानती हूँ।
लखन अपनी बेटी की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही हर रोज नंदिनी के साथ उसकी सौतेली बहन रेशमा और उसकी सौतेली माँ रेखा उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन ये सब देखकर लखन रेखा से कहता है, हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, हमें उन दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी आप बिल्कुल सही कहते हो। हमारी बेटी रेशमा के लिए कोई अमीर घर का रिश्ता ढूंढना, ताकि हमारी बेटी को कभी भी परेशानी न उठानी पड़े। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं रेशमा और नंदिनी दोनों के लिए ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगा। नंदिनी का नाम सुनते ही रेखा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लखन अभी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता है और दोनों को ही अच्छे घर से रिश्ता आता है। जिसके बाद रेखा अपनी बेटी रेशमा को शादी की शॉपिंग करवाने लगती है। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे कपड़े दिलवाऊंगी कि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। कुछ ही दिनों में रेशमा और नंदिनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पहली रस्म हल्दी की होती है, जिसके चलते रेशमा अपने मन ही मन में सोचती है, पिताजी ने सारी रस्में मेरी और इसकी बराबर ही रखी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए इसकी कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो सकती। रेशमा हल्दी की रस्म होने से पहले चुपके से नंदिनी के हल्दी के अंदर खूब सारा कीचड़ भर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी की हल्दी की रस्म शुरू होती है, रेशमा को सभी लोग हल्दी लगाते हैं। अरे मेरी बेटी को ऐसे हल्दी लगाना जैसे उसका रंग खिल उठे। जैसे ही नंदिनी की बारी आती है, उसके हल्दी में कीचड़ होती है। जब वो हल्दी का स्पर्श करती है तो उसे हल्दी के अंदर कीचड़ का स्पर्श महसूस होता है। अरे ये क्या, ये हल्दी नहीं, ये तो कीचड़ है। ये सब देखते ही सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक ये बात किसी को भी नहीं पता होती है, ये सब रेशमा का किया धरा है। तभी रेखा कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये तो अपशगुन हो गया। शादी की पहली रस्म के अंदर ही कीचड़ है। भगवान तौबा तौबा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मनहूस है। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नंदिनी रोने लगती है। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। काश माँ मेरे पास ही होती। नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन हल्दी लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी, तू क्यों रो रही है बेटा? ये देख, मैं तेरे लिए हल्दी लेकर आया हूँ। आज तेरी हल्दी की रस्म है और तुझे अभी तक तो हल्दी भी नहीं चढ़ी बेटा। लखन अपनी बेटी को हल्दी लगाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी अपने पिता को गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगली रस्म मेहंदी की होती है। मेहंदी की रस्म से पहले रेशमा के मन में ख्याल आता है, अरे आज तो हमारी मेहंदी की रस्म है और मेरे होते हुए इस नंदिनी की मेहंदी की रस्म अच्छे से कैसे हो सकती है? मैं इसकी मेहंदी की रस्म को भी बिगाड़ दूंगी। ऐसा सोचकर रेशमा मेहंदी के अंदर एलर्जी वाला पाउडर मिक्स कर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी मेहंदी लगाना शुरू करती हैं, नंदिनी के हाथ पर मेहंदी से बुरी तरह से खुजली मचने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो बहुत जोरों से खुजली मच रही है। खुजली के चलते उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं और वो मेहंदी भी धो देती है, जिसके बाद उसकी मेहंदी की रस्म भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए अपने मन ही मन में बहुत खुश होती है। कितना मजा आया है इसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म खराब करके। अब तो मुझे शादी वाले दिन का इंतजार है। रेशमा शादी वाले दिन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, रेशमा लहंगा आने का इंतजार करती है। आज हमारी शादी है और शादी में लहंगा पहनना तो बहुत जरूरी है। जैसे ही लहंगा आएगा, मैं नंदिनी का लहंगा खराब कर दूंगी। उसके बाद वो बिना लहंगे के शादी भी नहीं कर पाएगी और बेचारी इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएगी। लखन लहंगे लाकर एक कमरे में रख देता है। रेशमा चुपके से वहां जाती है और उनमें से एक लहंगा निकालकर उसे कैंची से काट देती है। अरे अब जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। रेशमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रेशमा और नंदिनी दोनों को लहंगे और उसके साथ की ज्वेलरी उनके कमरे में भिजवाई जाती है। ये ले रेशमा बेटी, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती है। जैसे ही रेशमा अपना लहंगा उठाती है, अपना लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जल्दबाजी में अपना ही लहंगा काट दिया।
मेरा लहंगा तो बर्बाद हो गया। अब मैं शादी कैसे करूंगी? रेशमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद नंदिनी तैयार होकर रेशमा के पास आती है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आने ही वाली है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा लहंगा समझकर मैंने अपना ही लहंगा काट दिया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। नंदिनी अपना लहंगा उतार कर रेशमा को दे देती है। ये क्या? तुम ये जानने के बाद भी कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब किया है, तुमने अपना लहंगा उतार कर मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसान से ही हो जाती है ना। और वैसे भी तुम मेरी बहन हो। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नंदिनी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपना ही लहंगा मुझे दे दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की ये सभी सच्चाई रेखा भी सुन लेती है, जिसके बाद उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो नंदिनी को गले से लगाकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा से तुझसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, जबकि मैं तो इस लायक भी नहीं थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी। आज के दिन मुझे मेरी माँ के साथ मेरी बहन भी मिल गई। तभी नंदिनी का पिता लखन उसे अपनी माँ की शादी का लहंगा लाकर देता है, जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में नंदिनी और रेशमा की शादी हो जाती है और अब वो खुशी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।